अपूर्णांक कितना है जी, √2 है। और न्यूनतम विचलन कोण 90 माइनस क्या है, ए है। तो ए का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बताइए। तो कह रहा है कि एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक, ठीक है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक कितना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक, पदार्थ का अपवर्तनांक n इक्वल टू हम व्यक्त करते हैं और इसको दे दिया है √2, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम विचलन कोण दिया है 90 माइनस ए। अब आपको लिखना पड़ेगा न्यूनतम विचलन कोण देख लीजिए, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m इक्वल टू कितना दिया है, 90 माइनस ए। और आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, कह रहा है कि ए का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद आपको फार्मूला पता होना चाहिए, अपवर्तनांक इक्वल टू फार्मूला होता क्या है। तो अपवर्तनांक इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए। अपवर्तनांक n इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बताइए, साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अपवर्तनांक n का मान जो दिया उसको रख दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। और यहाँ पे देख लीजिए साइन ए प्लस डेल्टा m का मान कितना बताइए, 90 माइनस ए। यहाँ पे 90 माइनस क्या रख देंगे, ए। और अपॉन पूरे का क्या हो जाएगा, 2। अब पूरे का अपॉन आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए से ए कट गया, कितना बचा, 90 बाई 2। तो 2 से 90 कट जाएगा, 45 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √2 बराबर साइन 45 डिग्री। अब बटा नीचे क्या बचा, साइन ए बाई 2। अब एक काम कर लेते हैं, साइन ए बाई 2, देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं, 1। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा ना, अब देखिए कंडीशन क्या हो जाएगा, इसका जाके यहाँ गुणा होगा, यानी कि साइन ए बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा, √2 इक्वल टू क्या है, साइन 45, ठीक है। अब देखिए साइन ए बाई 2 और इंटू √2 इक्वल टू साइन 45 अंश का मान होता है 1 अपॉन √2। ये जो आपको √2 दिख रहा है, देख सॉरी एक मिनट, यहाँ पे सही तो है, सही है। चलिए 1 अपॉन √2 है और ये √2 यहाँ पे आ जाएगा, तो गुणा करा लेगा, तो साइन ए बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए 1 अपॉन 2 कितने डिग्री का मान होता है साइन में, तो a बाई 2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री का, ठीक है। अब जब साइन 30 डिग्री का मान होता है, अब इसमें क्या करेंगे, साइन से साइन क्या हो गया, कट गया। a बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया, 30। और 2 जो इधर गुणा में है, भाग में है, इधर जाके गुणा कराएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। और आपका a का मान कितना मिल गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, चलिए नोट कीजिए जल्दी। ये हो गया, सभी लोग उतार लीजिए। इसके बाद दूसरा सवाल पढ़ा रहे हैं। प्रिज्म कोण, देखिए प्रश्न पहले पढ़ना सीखिए कैसे उसको सॉल्व करना है। कह रहा है यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण, अब प्रिज्म कोण को किससे व्यक्त करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि न्यूनतम विचलन कोण, दोनों का मान क्या है, ए है। यानी प्रिज्म कोण और ये न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान क्या है, ए है। तो आपको पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ठीक है। और बिल्कुल आसान है। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया है, और क्या बात दिया उस बात को पहले नोट करेंगे। कह रहा है कि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों का मान क्या है, ए है। अर्थात हम लिख देंगे यहाँ पे कि प्रिज्म कोण, पहले प्रिज्म कोण लिख देते हैं कि प्रिज्म कोण बराबर किसके हैं, न्यूनतम विचलन कोण के। देख लीजिए न्यूनतम विचलन कोण के, न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। और ये किसके बराबर है, ए के। अर्थात ये बात हुआ कि a इक्वल टू डेल्टा m इक्वल टू क्या हुआ, a। यानी a का भी मान a रखना है, डेल्टा m का भी मान a रखना है, यानी दोनों के जगह पे क्या रखना है, a रखना है। अब हमारा फार्मूला क्या है, तब जो है अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है बताइए। अपवर्तनांक n इक्वल टू, अभी मैंने पहले बताया आपको, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन a बाई 2। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए a के जगह पे भी ये रखना है, a के जगह पे भी ये रखना है।
अब कंडीशन क्या होगा, n इक्वल टू साइन ए के जगह पे मान लीजिए ए रख दिया, डेल्टा एम के जगह पे ए रख दिया, अपान क्या हो गया 2 हो गया, पूरे का अपान कितना दिया है साइन ए बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ए और ए कितना हो गया 2a बाई कितना हो गया 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, n बराबर साइन 2a बाई 2, अब नीचे कितना हो गया साइन a बाई 2। अब यहाँ 2 से 2 क्या हो गया कट गया, बचा कितना ये देख लीजिए, तो साइन n इक्वल टू ना, n इक्वल टू साइन a अपान साइन a बाई 2। अब ये कटेगा नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर नहीं है, और जब थीटा बराबर नहीं होता है तो कटता नहीं। अब देखिए साइन a और नीचे क्या रहा साइन a बाई 2, अब ये कटेगा नहीं। अब हम करेंगे क्या, तो साइन a का फार्मूला तोड़ेंगे। अब एक फार्मूला आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, थोड़ा सा फार्मूला बता दे रहा आपको, देख लीजिए, साइन 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा। लेकिन ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, हमको कितना बराबर रखना है साइन थीटा इक्वल टू, तो ये 2 जो है बराबर उधर जाएगा, तो यहां भी देख लीजिए, इसके बाद फार्मूला क्या लिख दे रहे हम, साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, एन इक्वल टू साइन ए को तोड़ देते हैं, 2 साइन ए बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा कॉस ए बाई 2, अपॉन क्या दिया है साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, जो बचा एन इक्वल टू 2 कॉस ए बाई 2। कंप्लीट, कोई दिक्कत है किसी को, तो अपवर्तनांक आपको मिल गया, कोई दिक्कत है, चलिए नोट कीजिए और बनाइए जल्दी, अभी नहीं रुक जाओ, बनाइए जल्दी बनाइए इसको। चलिए ये सवाल हो गया और इसके आगे हम दूसरा सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए किसका आंसर ये बना लिए हैं जो ऊपर सवाल दिए हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आंसर बता दे रहा आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मैं मिटा दे रहा हूं, और चलिए थोड़ा सा इसको मैं सवाल बता दे रहा हूं, ये कौन सा सवाल है देख लीजिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन होता है ना 2 नंबर 1 नंबर उसमें देगा आपको, ऑप्शन वाले में भी दे सकता है, पेपर में ऑप्शन पे टिक करना होगा उसमें भी आ जाएगा। करना क्या इस सवाल में, कुछ सवाल कोई खास नहीं है। देखिए सबसे पहले तो लाइन को पढ़ना सीखिए और उसके एवज में क्या लिखते हैं उसका कोड क्या है उस बात को समझिए। कह रहा है ना कि वायु के सापेक्ष कांच का, देखिए कांच एवं जल दो चीजों को, किसके सापेक्ष वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक, पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखिए, क्रमशः 2/3 और 4/3। अब देखिए बात समझना है कि वायु के सापेक्ष यानी दोनों कंडीशन को, कांच और जल दोनों को कह रहा है वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः का मतलब ये हो गया कि जल का पहले दिया है और जो किसका सॉरी कांच का पहले दिया है और जल का बाद में दिया है। क्रमशः का मतलब जो पहले आ रहा है वो उसका पहला और जो दूसरा उसका बाद में। अब इसको कैसे लिखेंगे हम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे वायु के सापेक्ष, दिया है लिख सकते हैं आप, दिया है ठीक है, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष पहले कांच का लिख दीजिए, कांच का अपवर्तनांक, देख लीजिए बात समझिए पहले, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG इक्वल टू कितना लिखेंगे इसको देखिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए। अगर जो क्या बोलते हैं अति लघु में आएगा तो पूरी बात आपको लिखना होगा, ऑप्शन में आएगा तो बस ये भी बात लिखेंगे तो चल जाएगा, और बना के और आंसर को टिक कर लेंगे। अब क्या कंडीशन है कि ANG का क्या मतलब है, अगर जो इतना भी कहीं लिखा हो तो इसको आप समझ लीजिएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये बात है इसका मतलब। कितना दिया बताइए थोड़ा, 2/3 दे दिया ठीक है। और आइए आगे आते हैं, उसके बाद दे रहा वायु के सापेक्ष इसका जल का, तो यहां लिख दीजिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब देख लीजिए जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा ANW इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, बात ना कीजिए 4/3 हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, पूछ क्या रहा, देखिए अभी मैं एक लाइन पढ़ा था प्रश्न का और एक लाइन का जवाब हमने दिया है, आगे पूछ रहा है जल के सापेक्ष, देखिएगा जल के सापेक्ष
बात समझिए, लिखेंगे तब, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल के सापेक्ष, थोड़ा देख लीजिए, मैं इसको कोड पे आपको बता दूंगा कैसे ट्रिक होगा, कैसे आप आंसर लिखेंगे। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहां पे क्या लिखेंगे आप, कांच का अपवर्तनांक। तो इसका कंडीशन देखिए, पहले क्या हो जाएगा, जल के सापेक्ष यानी कि WNG। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? तो ये लाइन भी सीख जाइए आप कि WNG कैसे लिखा जा रहा है। फिर से देखिए, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, WNG इक्वल टू हो जाएगा ANG अपॉन ANW। ANG का मान कितना था बताइए, ANG का मान 2/3 और क्या था 4/3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 2/4 x2 यानी कितना आ गया 1/2। WNG का मान कितना आ गया 1/2। ऑप्शन में 0.5 भी दे सकता है, तो WNG का मान कितना हो जाएगा 0.5 भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन में रहेगा उसको हम ट्रिक कर देंगे। कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर लीजिए सवाल। हाँ तो वो दूसरा, वो क्या बोलते हैं ना, WNG के जब वो उल्टा कर दिए होंगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक ठीक कोई बात नहीं। ये सवाल देख लीजिएगा, ये सवाल है हमारा उसी के जैसा क्वेश्चन है, सेम सेम, और वही क्वेश्चन है, वही टॉपिक है, पूरा वही बात दोहरा दीजिए एक बार फिर से। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा। कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक, और ये किसके सापेक्ष है, तो वायु के सापेक्ष है। वो बात दिया नहीं है लेकिन आपको समझ जाना है। कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक, अब कांच का अपवर्तनांक कितना होगा बताइए 1.50, और हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा 2.40। कह रहा इतना है, तो हीरे के सापेक्ष, इसके सापेक्ष, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो मैं पहले लाइन बोला हूं कि पहले लाइन सीखना आपको। चलिए, तो वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। अब देखिए, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। यहां पे लिखेंगे हाँ डायमंड, चलिए कांच का अपवर्तनांक हीरा, तो कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा ना जी। चलिए, तो क्या लिखाएगा बच्चे बताइए इसका, AND। इधर देखिए AND क्या लिखाएगा D इक्वल टू कितना दिया 1.50। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा कांच का निकाल रहा है ना, ANG लिखाएगा, सॉरी। चलिए ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG इक्वल टू 1.50। उसके बाद हमको लिखना है वायु के सापेक्ष, किसका, वायु के सापेक्ष हीरे का, हीरे का अपवर्तनांक बताइए AND इक्वल टू कितना दिया है 2.40। ठीक है, अब इसको सॉल्व किस पे करना है, तो कह रहा है हीरे के सापेक्ष कांच का, तो हीरे के सापेक्ष कह रहा है, देखिएगा हम लिखेंगे तब, और हीरे की बात कर रहा है कि हीरे के सापेक्ष, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। देखिएगा, तो जो कांच का अपवर्तनांक होगा क्या होगा, हीरे के सापेक्ष की बात कर रहा है, हीरे के किसको व्यक्त, हीरे को किसे व्यक्त किया, डी से, तो यानी कि DNG कह रहा है कि हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। अब आपको कंडीशन क्या बताना, खूब आसान है, आप आगे जाओ ANG लिख दो बटा AND लिख दो। अब देखो ANG की वैल्यू कितनी है बताइए 1.50, और AND की वैल्यू कितनी है 2.40। देखिए कैसे बनाना है इस सवाल को, दशमलव को ध्यान से देखिए, दशमलव ऊपर भी कितना स्थान पे, 2 स्थान पे, नीचे भी कितने, 2 स्थान पे। फाइनल हो गया, समाप्त हो गया, 150 बटा कितना होगा 240, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। 3 के पहाड़े में 15 भी आता है और 24 भी आता है, तो 3 पचे और 3 बटे 5/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी ला सकते हो, ठीक है। 0 कितना आ रहा है 625, चलिए तो 0.625, बहुत बढ़िया। एन इक्वल टू नोट कर देते हैं AND यानी कि DNG इक्वल टू, नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। चलिए बना लीजिए इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भोजपुरी में बताएं, बड़ी आसान बा इसको ही लिख दिया जाए दिले भाई, नहीं अब होगा।
शहर के लड़के नहीं पढ़ पाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगा। आइए बताइए, खड़े होइए और एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं बताइए। हाँ हाँ, किसी व्यक्ति को बोलिए, बोलिए। व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ हो, उसके मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और नजदीक का दिखाई। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, बैठिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कितना सेमी दूर तक स्वस्थ व्यक्ति? 25 सेमी। ठीक है, चलिए आते थोड़ा सा सवाल पे आते। सवाल क्या हमारा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक दूरदृष्टि दोष वाले, देखो पहले इन्हें देखो, इधर देखो, एक दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति माने कौन आदमी है, उसको कौन दृष्टि दोष हुआ है? दूरदृष्टि दोष होने का मतलब दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। मनुष्य का निकट बिंदु आंख से 150 सेमी है। निकट बिंदु कितना है? 150 सेमी पर है। अब इसमें देखिए, समझना बात को, निकट बिंदु आंख से 150 सेमी पर है और यदि वह 25 सेमी दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है, अब वो चाहता है कि 25 सेमी वाली दूर वाली पुस्तक को हम पढ़ ले। अब देखिए, उसको कौन सा रोग हुआ बताइए? दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष हुआ तो दूर वाला तो वो देख ले रहा है, लेकिन नजदीक जब कोई वस्तु है पढ़ना चाहता है, अखबार उखबार या कुछ भी, तो पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो अब कह रहा है कि अब देखिए उसका उपाय क्या बताना है, तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी वाले लेंस प्रयोग करने चाहिए। कैसा का मतलब उत्तल की अवतल ही बताना है और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन हमको क्या बताना है, सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि एक दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति मनुष्य का निकट बिंदु आंख से कितना? 150 सेमी दूर पर है। मतलब कि प्रतिबिंब की बात हो रही है। प्रतिबिंब कितना दूरी पे बन रहा है? 150 सेमी पे। तो 150 सेमी दूरी पे वो बन जा रहा है और वो देख ले रहा है। ठीक है, लेकिन 25 सेमी दूरी पे हमको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लीजिए, लिखिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे वस्तु की दूरी हम ले लेंगे, तो वस्तु की दूरी u इक्वल टू कितना ले लेंगे? -25 सेमी। कितना पे हमको तय करना है? 25, यानी कि 25 सेमी ऐसा कर दिया जाए कि निकट भी कर दिया जाए तो अखबार वो क्या कर सके? पढ़ सके। तो हमने वस्तु की दूरी कितना ले लिया? -25। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, यानी कि वो कितना पे पढ़ रहा है जी? तो प्रतिबिंब की दूरी जो है v इक्वल टू दे रहा है -150। कितना दे रहा है? 150। और कह रहा है कि फोकस दूरी क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। अब देख लीजिए, दर्पण में और लेंस में फार्मूले में क्या अंतर होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u देगा तो दर्पण का फार्मूला है, और 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u देगा तो लेंस का फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए u का मान दे दिया है, u का मान हमने लिख दिया, और v का मान दे दिया है, और f का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए f का मान हम ज्ञात करके दिखाते हैं। 1/f इक्वल टू, ये फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं लेंस के सूत्र से, आप यहां पे लिख सकते हैं तब लेंस के सूत्र से। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए 1/f का मान क्या हो जाएगा? तो 1/f का मान 1/v का मान दिया हुआ है -150 माइनस 1/ कितना दिया? 25। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 1/150 प्लस हो जाएगा 1/25। अब देखिए, अब आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ पे इन दोनों का लसा क्या होगा, बताइए। तो लसा क्या हो जाएगा? 150 माइनस 150। तो -150 से -150 कट गया, कितनी बार में? एक बार में। अब देखिए 25 से कटेगा 150 कितनी बार में? 6 बार में। तो -6 लेके जाएगा, तो -6 जाके यहाँ +1 में मल्टीप्लाई कराएगा तो -6 हो जाएगा। अर्थात क्या मिल गया? एक में से 6 घटाइएगा ना तो कितना बचेगा बताइए? 1/f इक्वल टू -5 बटा कितना बच जाएगा? 150। अब -150, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। 5 तिहाई क्या हो गया? 15। 1/f इक्वल टू 1/30। अगर जो देखा जाए तो फोकस दूरी का मान आ गया +30, और जब +30 होगा तो कौन सा? उत्तल लेंस प्रयोग होगा। क्या होगा? तो ये जो मनुष्य है ना, जिसको अखबार पढ़ना है,
तो कितने फोकस दूरी का लेंस लगाएंगे? 30 फोकस। चलिए नोट कर लीजिए। और कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। नोट कीजिए फाइनल। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बना लीजिए, फाइनल कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। फार्मूला आपको याद है अपवर्तनांक का? अपवर्तनांक यानी कि को अगर जो पूछ